किसी ने एक फेक कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया दैट आई मेक रियली नाइस केक्स एंड आपको एक बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने जोमेटो में ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट डाल दिया था। बिजनेस करना है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट केक्स बनाना है। इट वाज इन 2018 प्री कोविड। वी ऑलरेडी हैड अ टीम ऑफ 9 पीपल। पेरेंट्स वर सपोर्टिव? नॉट एट ऑल। क्या है हमारा पर क्वार्टर 65% रिपीट। अभी गिने हो कि अभी कितने रिव्यूज हुए आपके? इजीली अप्रोक्सीमेटली 20,000 रिव्यूज आर जस्ट ऑन जोमेटो। दैट मेरे को ये ब्रांड चाहिए यहाँ पे एंड आई वांट द विजिबिलिटी, आई वांट दिस नेम टू बी देयर। फिक्स कॉस्ट इतना है, फूड कॉस्ट 30% है, 80% तो इज फिक्स ओनली ऑन व्हाटएवर आई एम सेलिंग। 80% I have to bear. Now I can play on the remaining 20% based on the volume. হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি শো। প্রতিবারের মতন আজকেও একজন ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটিকে নিয়ে এসেছি। ফর আ চেঞ্জ আজকে আমাদের সাথে একজন লেডি আছে, মেঘা, যে ল্যান্ড অফ কেকসের মালিক বা মালকিন। আমি স্ট্যাটস দেখছিলাম, আমাদের দেশে আজকের দিনে 28খানা স্টেট আছে, আগে 29খানা ছিল। তো 28খানা স্টেটের মধ্যে ইনফ্যাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের র্যাঙ্ক নাম্বার 1 ইন টার্মস অফ উইমেন অন্টারপ্রেনার্স। তো দ্যাট ইজ কোয়াইট আ স্টার্টলিং থিং, রাইট? লোকে বলে যে কলকাতায় কেউ নেই, ব্যবসা হচ্ছে না, এদিকে এতগুলো স্টেটের মধ্যে আমাদের স্টেটের র্যাঙ্ক নাম্বার 1। এনিওয়েজ, আজকের আমার 8th পডকাস্ট। লাস্ট 7খানা পডকাস্টে পুরুষরা বা ছেলেরা এসে তাদের লিডারশিপ কোয়ালিটির ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছে, তাদের ভিশন নিয়ে অনেক কিছু বলেছে, তাদের স্কিল নিয়ে অনেক কিছু বলেছে। আজকে আমরা সেসব জানবো মেঘার কাছ থেকে। মেঘা যদিও ক্যালকাটারই, বাট হার নেটিভ প্লেস ইজ রাজস্থান। ওর বাংলাটা অতটাও পোক্ত নয়, তো আমরা ইন্টারভিউটা হিন্দিতে করব। দেরি না করে আজকের পডকাস্টটা শুরু করা যাক। মেঘা, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি শো। Thank you so much for having me. तो मेघा, मतलब आई एम प्रीटी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि फाइनली आप आए एंड वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट। तो आप ये बताओ, मतलब किस साल या मतलब वो कौन सा टाइम था जब आपने सोचे कि मुझे बिजनेस करना है? बिजनेस करना है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट केक्स बनाना है। इट वाज इन 2018 कि उस टाइम पे जोमेटो वाज प्रीटी न्यू इन द सिटी एंड आई हैड जस्ट वेंट टू अटेंड अ वर्कशॉप केक बनाने का फ्रॉम अ स्कूल सीनियर। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक बनाया। किसी ने एक फेक कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया दैट आई मेक रियली नाइस केक्स एंड आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने जोमेटो में ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट डाल दिया था बिना किसी नाम के, मेरे खुद के नाम के साथ। बट मेरे को लगा था कि ऑब्वियसली वो लोग मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ऑनबोर्डिंग ही नहीं होगा क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, नाम भी नहीं था। तो बट अपेरेंटली वो लोग भी काफी नए थे, तो शायद इसीलिए ऑनबोर्डिंग हो गया। एक हफ्ते के अंदर मैं एक दिन कॉलेज से आई, बैग रखा, दिखा, ऑर्डर आ गया और एक ही ऑर्डर आया था, मतलब एक ही आइटम था जो ऑनबोर्ड हुआ था, दैट वाज चॉकलेट ट्रफल केक, क्योंकि मेरे को और कुछ बनाना नहीं आता था। मतलब मानो ये आप इतना फटाफट बता दिए, क्योंकि काफी लोग सुन रहे हैं, काफी लोग नए हैं जिनको आपसे काफी सारा इंस्पिरेशन मिलना है। मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता बताओ कि आपको एक दिन मन में आया कि मुझे केक बनाना है। आप केक बनाए, जिनको दिया वो खाने के बाद कहा कि काफी अच्छा आप केक बनाए। फिर आपने देखा कि आप अच्छे केक बनाते हो, तो क्यों ना जोमेटो में ऑनबोर्ड हो जाती हो। सिंस जोमेटो उस दौरान नया था, तो आप ऑनबोर्ड भी हो गई। एग्जैक्टली। एंड धंधा स्टार्टेड। हाँ, बिजनेस आने लग गया और फिर मेरे को लगा कि शायद ये फ्लूक है, अभी आया है, जरूरी नहीं बार बार आए। लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं रोज ही ऑन कर देती थी, अपने कॉलेज से आने के बाद मैं जोमेटो ऑन कर देती थी। हफ्ता भर मैंने देखा, एवरी डे आई वाज गेटिंग 1 ऑर्डर, और मैं ऑर्डर आने के बाद केक बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जोमेटो स्विगी के पास टाइम था, वो लोग 1.5 घंटा वेट करते थे, केक बना के सेट होता था, फिर मैं देती थी। तो फिर देने के बाद एक दिन ऐसा मेरे को लगा कि ये तो सिर्फ मैं खुद कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मैं एक इंसान को रखती हूँ, उसको सिखा देती हूँ, वो बनाएगी। तो फिर मैंने एक सारा 2 फ्लेवर चालू किया। फिर मैंने देखा 2 फ्लेवर, एक इंसान को मैंने अपने बिल्डिंग में रेंट पे एक जगह ले लिया था 100 स्क्वायर फीट का, तो उसका कुछ 4-5 हजार रेंट था। तो आई थॉट इतना तो मैं निकाल ही लूंगी गिवन द स्पीड ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि मेरी मम्मी वाज नॉट कंफर्टेबल कि किचन में और काम नहीं करने देना है। तो हम लोग जब मैंने एक स्टाफ को रखा, तो हमने देखा कि दिन के 8-9 ऑर्डर्स हम करने लग गए। तो आई थॉट कि ठीक है, दिस हैज स्कोप। तो फिर मैंने 2-3 और स्टाफ रख लिए।
इस तरह से मैंने फ्लेवर्स भी भराया. तो प्री कोविड वी ऑलरेडी हैड अ टीम ऑफ 9 पीपल, मतलब Wow. इंक्लूडिंग अ मैनेजर, एंड वी वर डूइंग प्रिटी डिसेंट, लाइक दिन के 15-16 ऑर्डर तो कर रहे थे, एक्सक्लूडिंग द कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स जो ओकेजनली आते थे. अब कोविड के टाइम में ऑफ कोर्स बैक टू जीरो. हाँ, तो मानो स्टार्टिंग में पेरेंट्स वर सपोर्टिव? नॉट एट ऑल. फिर मतलब financially तो definitely not, and financially was not the question. The main thing was I was a good student and they didn't want me to enter baking या कुछ भी ऐसा जो मेरे को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे. राइट. तो मेरा एक तो मैंने चालू भी ऐसे किया था कि रात को 2 बजे तक मैं डिलीवरी, 24 आवर्स बेकरी, तो रात को 2 बजे 3 बजे मुझे कॉल आता था. तो इनिशियली तो सब बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे कि कि कैसे रात को इट्स नॉट सेफ. तो ये बाहर जाके डिलीवरी देना, रात को ऑर्डर आने के बाद केक बनाना, सबको डिस्टर्ब करना, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था. फिर मैंने सुबह 8 से रात 12 तक कर दिया. तभी भी रात का 12 बजे वाला चीज था, बिकॉज दे हैड अ परसेप्शन कि 12 बजे तक इट्स नॉट गुड टू डू एनी बिजनेस. मतलब पता नहीं कुछ तो था. फिर जब दिखा कि बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, एंड ये शायद कोविड के टाइम पे था, जब पापा भी घर पे थे, मम्मी भी घर पे थी, सब घर पे थे और कोई टीम मेंबर्स नहीं थे. और हम लोग उस टाइम पे शायद दिख रहा था कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, सबका स्टोर्स बंद है, जोमेटो स्विगी पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स लेता नहीं था उस टाइम तक, एंड आई वाज द ओनली वन जो ले रहा था. तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने का सबसे अच्छा मतलब मौका था. तो इसीलिए मैं उस टाइम पे दिन में 6 घंटे केक बनाती थी, क्योंकि बाकी टाइम मुझे पढ़ना होता था. तो व्हेन आई वाज बेकिंग दैट आई हैड अ टारगेट कि ठीक है आज मैं 25 केक बनाऊंगी, आई एम सैटिस्फाइड विद दैट, नेक्स्ट सुबह तक तो वो बिक ही जाएगा. एंड आई केप्ट डूइंग दैट एक्सेप्ट ऑन सम डेज लाइक क्रिसमस, ये सब, उसमें मैं 50-60 केक बनाती थी. तो मुझे ये दिख रहा था कि मैं जितना बना रही हूँ उतना बिक रहा है, तो इट हैज स्कोप. तुम्हारा बिजनेस इतना आसान थोड़ी ना होता है. हायरिंग में टाइम लगता है, अच्छे टीम मेंबर्स, इट टेक्स टाइम. तो उस बारे में बताओ, मतलब पहले मेंबर कब हायर किया? पहले मेंबर 2018 अगस्त. कैसे? हाउ? मतलब मानो वी एम्प्लॉय 300 प्लस गाइज इन चायग्राम, एक एक जन को हम चुन चुन के लाते हैं. अपने को ही पता है कि क्या, मतलब क्या चीज झेलना पड़ता है उसके. आई थिंक आपको पता है, इसीलिए आपको हायरिंग में टाइम लगता है. मेरे को पता ही नहीं था. सो इट वाज क्वाइट फास्टर, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था मुझे हायर करना है, काफी लोग आने लगे कि मुझे ज्वाइन करना है. तो फिर मैंने एक जन को बुला लिया कि आप ज्वाइन करो. फिर वो रिप्लेस होते गए, लोग आते गए, एक के रेफरेंस से दूसरे. फिर मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस था टचवुड, जिसकी वजह से व्हेनेवर आई पोस्टेड कि मुझे रिक्वायरमेंट है, लोग आते थे. अब तो चलो स्टेज पे है कि मैं हायरिंग एजेंसीज और ये सब से कांटेक्ट कर सकती हूँ, तब अवेयरनेस ही नहीं था. तब इट वाज ऑल थ्रू सोशल मीडिया. 2018 में यू स्टार्टेड, फर्स्ट ईयर में कितना आप टॉप लाइन कर लिए, कितना रेवेन्यू कर लिए? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने उस टाइम पे इतना कैलकुलेट नहीं किया था, बट जितना ITR में है उसके हिसाब से इट वाज 18 lakhs. 18 lakhs पहले साल. तो 18 lakhs को अगर हम ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ मानो केक्स या बेकरीज, क्वांटिटीज कितने होंगे? उस टाइम पे एक्चुअली मेरे से 2 ही प्रोडक्ट थे, जैसे मैंने बोला, दोनों केक्स थे. और फिर मैंने टुवर्ड्स द एंड खाली ब्राउनी शुरू किया. तो अगर 100% 18 lakhs इज 100% ऑफ केक्स. 18 lakhs मानो लोगों के हिसाब से कम लग सकता है, बट अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से बताओ कि मैंने कितने ऑर्डर्स किए, कितने हजार या इतने ऑर्डर्स. हाँ, मतलब आई थिंक अगर आप AOV भी मानोगे, उस टाइम पे मेरा प्राइस बहुत कम था, लाइक 400 रुपीज अप्रोक्सीमेटली था. तो उस हिसाब से हमने आराम से 7-8 हजार ऑर्डर्स तो किए ही होंगे. तो पहले साल 8000 केक्स. एंड मतलब घर वाले के जो वो फीडबैक थे वो चेंज हुए, बेटी कुछ कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब मेरी मम्मी हमेशा से काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, मेरे पापा भी सपोर्टिव थे, बट इतना बाहर नहीं दिखाते थे, बिकॉज मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं. तो 19 में आप डिस्ट्रैक्ट हुए कि केक्स? काफी डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं. मतलब आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स कैटेगरी की स्टूडेंट, लेकिन 19 में फर्स्ट टाइम मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुई, एंड दैट वाज माय लाइफ फर्स्ट टाइम. मतलब मैं 90% अबव नहीं ला पाई फर्स्ट टाइम, बट देन आई आल्सो न्यू कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है. फर्स्ट टाइम मेरे को समझ में आ रहा था कि एक्चुअली क्या करना है, ये करने में अच्छा लग रहा था. एग्जैक्ट क्लैरिटी मेरे पास भी नहीं था कि सस्टेनेबल है कि नहीं है, बट अभी तो अच्छा लग रहा है. तो 19 में आप क्या किए फिर? कितने सेल्स कर लिए? कितने? हाँ, जस्ट डबल. वी हैव केप्ट ऑन डबलिंग एवरी ईयर. वाह, 18 का 36. तो 19 में मतलब ऐसा कुछ यादगार चीजें जो हुए आपके साथ? काफी सारे. हमने अपने पहले स्टॉल्स 2019 से शुरू किए. उस टाइम पे सिंस हम भी कॉलेज स्टूडेंट थे, तो स्टॉल मिलना भी इजी था थ्रू रेफरेंस. कोई पैसा वैसा नहीं लगता था, स्टॉल लग जाता था.
एंड फिर सेल हुआ तो हुआ, बिकॉज उस टाइम पे उतना ही मार्केटिंग वाज इनफ फॉर मी. मतलब जोमेटो में जो एड्स रन होता था, ये भी नहीं पता था कि क्या मतलब ROI है इसका, क्या है. जो एक बजट समझ में आया कर दिया, एड रन हो गया, डिस्काउंट्स रन कर दिए. उसके अलावा सोशल मीडिया वर्कशॉप, यही सब थे. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मेटा एड्स, और ऐसा कुछ होता भी है. 18 में 18, 19 में 36, फिर 20, सडनली कोरोना हैपेंड. क्या हुआ फिर 80 आपके साथ? lakhs. 80 lakhs कैसे, हाउ? 80 और 85 समथिंग. मतलब यू आर मेकिंग बिजनेस लुक वेरी वेरी इजी, जो आमतौर पे होते नहीं. नहीं, क्या किए, मैं ऐसा कैसे किए? दिखा जरूर रही हूँ, बट देन आई एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ड्यूरिंग कोविड. आई तो थिंक वो भी बताओ, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई केक की दुकान ही खोल लेते, क्लाउड किचन बना आई लेते. थिंक 3 कोविड साल में मैंने 80 जितना लाख हो काम जाए. किया शायद ही मैं आज भी करती हूँ. कोविड वाज लाइक कि मैं सुबह 7 बजे उठती थी, रात को 12 बजे तक केक ही बना रही होती व्हाट थी. चेंज, कुछ तो चेंज हुआ होगा जब Market. कोविड चुकी. मार्केट चेंज, बिकॉज उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी था. नो अदर स्टोर्स वर ओपन, आई वाज ओपन, पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ ऑनलाइन ऑर्डरिंग. मेरा एक क्लाउड किचन था, फिजिकल प्रेजेंस था नहीं, लेकिन उस कोविड से पहले लोग उतना ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं करते थे. कोविड के टाइम में सिंस उनको अपॉर्चुनिटी दिखा कि वहीं से करना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं, तब शायद मेरे बारे में पता चला, तब दे स्टार्टेड ट्राइंग मी आउट. एंड कोविड के जस्ट मतलब आसपास मैंने नए आइटम्स भी इंट्रोड्यूस किए. तब तक मेरे 7-8 केक्स के फ्लेवर्स, ब्राउनीज, और ब्राउनीज के भी 2-3 फ्लेवर्स, बहुत कुछ हम नया नया ट्राई करते थे. वर्कशॉप्स कराने लग गए थे. पहले मैंने शायद 1-2 वर्कशॉप कराए होंगे, बट कोविड में इटसेल्फ मैंने ऑनलाइन 10-12 वर्कशॉप कराए, मतलब जस्ट होस्टिंग. एंड आई रिमेम्बर, अगर मेरे 60-70 स्टूडेंट रहे, उसमें से एटलीस्ट 30-40 का एस्टैब्लिश बेकरी है आज के डेट में. वाओ. तो मानो एंड दे आर डूइंग गुड. एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, एम्प्लॉइज आए? नहीं, मैं अकेली थी. कैसे संभाले फिर? मेरे पापा बेकरी में आते थे, सिंस इट वाज इन द सेम बिल्डिंग. वो स्पंज बनाते थे. जो पहले अगेंस्ट में थे, हाँ, जो पहले खिलाफ थे वो आपके? पहले 2.5 साल सेम बिल्डिंग में होने के बाद ही नेवर एंटर्ड माय बेकरी. वाओ. फिर कोविड में ऑफ कोर्स वो घर पे थे, तो वो स्पंज बनाते थे. मेरा भाई ऊपर से 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जाता था डिलीवरी करने के लिए, मतलब क्योंकि डिलीवरी बॉयज को ऊपर आना अलाउड नहीं था कोविड के टाइम में. तो ऑन डेज लाइक क्रिसमस, जब हम लोग 70-80 ऑर्डर करते थे, तो मेरा भाई 180 बार ऊपर नीचे करता था. एंड ही वाज ओके विद इट. मतलब काफी सपोर्ट था कोविड में मेरे को. तो 18, 19, 20 मानो डबल 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 मोर देन डबल होते गया. मतलब टू स्टार्ट विथ कितने पैसे आप डाले थे बिजनेस में, वो पैसा कहाँ से लाए आप? आई थिंक स्टार्टिंग में मैं कॉलेज जाती थी, तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट पॉकेट मनी मिलता था, 1500 रुपीज. तो उस टाइम दिन का, महीने का? महीने का. अच्छा. महीने का 1500 रुपीज. एंड उसमें मुझे अपना ट्यूशन फीस भी मैनेज करना होता था. Okay. तो फिर मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी, ही वॉज द सेम पर्सन जो मेरे को ट्यूशन देते थे. तो फिर सिंस मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उनका ट्यूशन फी भी नहीं लगता था. इन इस तरह से मैंने उस टाइम पे शायद 1500-1600 रुपीज बचाए थे आफ्टर 6 months. ऑटो का पैसा बचा लिया, जहाज बचा बचा के. तो उससे मैंने एक विपिंग मशीन खरीदा था, एंड दैट इज हाउ मैंने पहला केक बनाया था. 2-3 महीने पास होने के बाद जब मैंने स्पेस रेंट आउट किया, तो मैंने मम्मी से 7-8 हजार अप्रोक्सीमेटली लिया था कि दे दो, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूंगी. एंड ऑफ कोर्स विद इन अ मंथ मैंने शायद वापस कर दिया था. सो दैट वाज इट. उसके अलावा मैंने कोई और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया था. दिस स्टेज इज डिफरेंट, बट देन उस टाइम तक मैंने नहीं किया था. मानो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, राइट, ये आप कहाँ से प्रोक्योर करने लगी? स्टार्टिंग में न्यू मार्केट से, बिकॉज पता नहीं था. एंड उसके बाद जितने भी कंपनीज हैं, मैंने उनको डायरेक्टली कांटेक्ट किया था, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से आता था. तो बेकरी बिजनेस मानो आसान थोड़ी ना होता है. मतलब मुझे जितना पता है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट अबाउट बेकरी बिजनेस इज इट इज अ स्किल्ड बिजनेस. मतलब यू कैन नॉट जस्ट टीच एनीवन और वो कर देगा. अब सिखाना बहुत ज्यादा टाइम लगता है सिखाने में, एंड फाइंडिंग द राइट पीपल जो सीख सके. तो मानो काफी लोग, इनफैक्ट सभी लोग बोलते हैं, इतने मानो अभी अपना 8th पॉडकास्ट चल रहा है, एंड आज तक जितने भी लोग आए हैं, एवरीवन हैड वन कॉमनैलिटी कि कलकत्ता में धंधा करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इसमें आपका क्या व्यू है? आई थिंक इट्स जस्ट द ऑपोजिट, बिकॉज मैं अभी बाहर अपना आउटलेट खोल रही हूँ अगले हफ्ते, एंड आई हैव रियलाइज कि कलकत्ता में कॉस्ट कितना कम है. कलकत्ता में लेबर कॉस्ट कम है, रियल एस्टेट कॉस्ट कम है, पीपल आर मोर accommodative, I would say. मतलब समझते हैं चीजों को, एंड फूड का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सब कुछ. और मैं यहाँ पे रही हूँ, तो मेरे को पता है कि कलकत्ता का मार्केट कैसा है, किसको क्या चाहिए. एंड ऐसा नहीं है पीपल डोंट वांट टू पे, इट्स जस्ट दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू ओनली अ सर्टेन थिंग्स, एंड
क्राउड जो चाहिए मेरे बिजनेस को स्पेशली वो शायद उतना नहीं है कैलकाटा में अब और ज्यादा, इसीलिए अगर और एक्सपैंड करना है तो मेरे को शायद बाहर भी जाना पड़े, बट ऐसा नहीं है कैलकाटा इज डिफिकल्ट। आई हैव फाउंड कैलकाटा वेरी सपोर्टिव। मुझे पता है कि आप बैंगलोर गई थी, तो मानो बैंगलोर और कैलकाटा में अगर आपको कंपैरिजन करना है, क्या क्या मेट्रिक्स आप बोलोगे कि हैदराबाद इज वेरी महंगा टू कैलकाटा इन दिस एस्पेक्ट्स? आई थिंक रियल एस्टेट इज 4x द रेंटल्स, मतलब रेंटल्स इज एक्सट्रीमली हाई एंड सैलरीज वुड इजीली बी 2x इफ नॉट मोर। और उसके अलावा वाटर कॉस्ट, वी हैव नेवर पेड फॉर वाटर इन कैलकाटा, पानी हमेशा से फ्री रहा है, अब वो हमारा रेंटल का कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इजीली 15 to 20,000 तो मिनिमम मंथली बिल फॉर वाटर इज एक्सपेक्टेड, अब दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड कॉस्ट, वो तो हमारा रेंटल कॉस्ट की तरह ही हो जाएगा। इतने सारे जगह में व्हाई डिड यू चूज हैदराबाद? बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि बैंगलोर और मुंबई बहुत क्लटर्ड है, एंड टू एंटर आई नीड अ मार्केट विच इज एक्सेप्टिंग इन टर्म्स ऑफ, मतलब बाहर से कोई ब्रांड आता है तो देयर इज इनफ स्पेस टू ग्रो, तो उसमें मेरे को लगता है पुणे और हैदराबाद इज देयर, बट Hyderabad is more convenient for me because I know a lot of people there already. I have a big family base there, a lot of friends are there. तो इसीलिए टू स्टार्ट विथ वो है, एक बार मेरे को समझ में आ जाएगा, प्लेबुक बन जाएगा, then it will be easier to expand. See, the numbers fix volumes, right? मतलब I'm a very numbers driven guy and so you are. तो 20 के बाद 21 में क्या हुआ? कितना सेल्स कर लिया? 20 के कोविड 20 के बाद क्या मैम 21 में क्या हुआ कि मैंने जब अपना MBA ड्रॉप आउट किया, मतलब मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को नहीं करना है, एंड दैट इज व्हेन आई वाज श्योर कि मेरे को अभी बिजनेस स्केल करना है। तो अभी तक आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी एंड इन्वेस्ट, बिकॉज व्हाटएवर आई अर्न मेरे को मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में लग जाता था, आई नेवर रियलाइज, बट देन आई स्टार्टेड द हैबिट ऑफ म्यूचुअल फंड, समबडी टोल्ड मी दिस इज समथिंग न्यू। तो फिर मैंने मंथली 50,000 करके सेव किया था फॉर 10 मंथ्स और 11 मंथ्स। तो somehow at the end of 11 months I had 8-9 lakh rupees out of savings, and मैंने उससे अपना पहला क्लाउड किचन शुरू किया। सेविंग्स कहाँ से हुई? मतलब ये म्यूचुअल फंड्स नहीं, इसमें जो आपने पैसे डाले 50,000 करके, ये पैसे कहाँ से आए? मतलब बिजनेस से, बिजनेस तो ऑलवेज वाज प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। अच्छा, तो बिजनेस में मानो आपने कॉर्पोरेटाइजेशन कब की? कॉर्पोरेटाइजेशन से आपका मतलब है कि प्राइवेट लिमिटेड? वो तो अभी हुआ है। अच्छा, तब तक मतलब बिजनेस एंड मेगा वाज, या इट वाज प्रोप्राइटरशिप। अच्छा हाँ, तब इट वाज, एंड उस टाइम पे मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं था कि मैं कितना डाल रही हूँ कितना कमा रही हूँ। मेरे को पता है कि इतना केक बिक रहा है, मेरे को 50,000 या 1.5 लाख रुपए महीने में आ रहे हैं, इसमें बिजनेस का इतना, मेरा इतना। ओके आई डिडंट हैव द क्लैरिटी देन। कोई नहीं, आप मतलब सेल कर रही हो, स्केल कर रही हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंड सिंस यू वर द 100% ओनर, ये सब घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर 2021 में मैंने पहला क्लाउड किचन को शुरू किया। 2022 में आई कॉपीड द सेम प्रोसेस, मैंने सेकंड क्लाउड किचन शुरू किया। 2023 में आई स्टार्टेड माय थर्ड क्लाउड किचन, एक नॉर्थ, सेंट्रल और एक साउथ किचन। क्लाउड किचन क्या होता है अपने व्यूअर्स के लिए बताओ। क्लाउड किचन इज ओनली फॉर टेक अवे एंड इट इज नॉट फॉर डाइनिंग, मतलब डिलीवरी पर्पस के लिए होता है। तो द कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ अ क्लाउड किचन इज वेरी लेस, क्योंकि आपका डाइनिंग सेटअप कॉस्ट नहीं लगता। तो क्लाउड किचन मतलब मानो लोकेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे चुने? एकदम पड़ता है फर्क, आई थिंक लोकेशन का। क्लाउड किचन के लिए लोकेशन इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। जोमेटो स्विगी का 10 किलोमीटर रेडियस तो है ही। लोकेशन से मेरा मतलब है कि शायद फ्रंटेज होना जरूरी नहीं है, बट लोकेशन जरूर फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मतलब कंजेशन की पिन कोड्स। Because when I chose North Kolkata का लोकेशन, it was purely based on the 5 kilometer radius that it covers, और मेरे को पता था मेरे को उस किलोमीटर के टारगेट ऑडियंस चाहिए। जब मैंने सेंट्रल चूज किया, मुझे पता था कि जो यहाँ तक कवर हो रहा है उसके बियॉन्ड 5 किलोमीटर मेरे को देखना है। कोई कैलकुलेटेड स्टडी था इसके पीछे? कैलकाटा छोटा है तो स्टडी इज वेरी इजी, और मेरे को पता है आई हैव स्टेड हियर कि कौन सा एरिया इज 5 किलोमीटर, बाकी एवरीथिंग वाज गूगल मैप्स, देयर वाज नो डेटा बिहाइंड इट, बट देन इट वर्कड आउट। और फिर साउथ कोलकाता के लिए भी यही था, जहां तक ये खत्म होता है उसके बाद, बट वी ऑल देयर आर सम एरियाज व्हिच इज कॉमन, बट इट्स ओके, वी मेजरली कवर ऑल पार्ट्स ऑफ कैलकाटा इन द मेट्रो एरिया, बट देन देयर वाज समथिंग मिसिंग। तो 2024 में आई ओपनड अ कैफे। 22-23 भी बात करना है, मतलब 22-23 तो 22 में क्या किए बताओ? क्लाउड किचन्स में कौन से चैलेंजेस फेस किए वो बताओ। चैलेंजेस तो आई थिंक गाइडेंस का ही था। None of the cloud kitchens are profitable for your knowledge. आपका है कैसे? In spite of the challenges. मानो आप बिजनेस कर रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो, कमाल है। अनलर्निंग इज अ सेवियर, राइट? बट हम लोग मानो जो
करे जा रहे घंटा आ रहा है हाथ में, उन लोगों के लिए तो कुछ सिखाना है आपको। हाँ, पहले तो आई थिंक इट वाज मेजरली प्रॉफिटेबल। द रीजन वाज द फिक्स कॉस्ट वाज वेरी लेस, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहला किचन 5-6 thousand हमारा रेंटल था, वो बढ़ के 10,000 भी हुआ, बट रेंटल्स वाज 10,000, बट वी वर डूइंग अ सेल ऑफ probably 80 lakhs just from that one location. So cost to the sales was very very high. तो इस वजह से बात वहां पे हमारा सेविंग्स हो गया। स्टाफ भी हमारे पास 2-3 थे। आई वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन द मेकिंग, मार्केटिंग, एवरीथिंग। So that is where we saved cost. When we increased the locations, of course हमारा fixed cost बढ़ गया, margins became lower. We were still profitable, but margins became lower is because हमने काफी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग। पहले we were using white boxes, बहुत जगह पे हमने भी इम्प्रूवमेंट किया, बट दैट इज बिकॉज व्हेन वी हैड अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आता है, आई बिलीव वी स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। ওর সাথে আমার পডকাস্টটা লিটারালি একটা ঝড় চলছে, মানে দিস ইজ ওয়ান অফ আ কাইন্ড এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। বাট ও যেটা ক্যালকাটার ব্যাপারে বললো, ক্যালকাটা দেখতে হয়তো বড় লাগে, ইটস বেসিক্যালি সার্কুলার, অ্যান্ড আমাদের রেডিয়াস কিন্তু জাস্ট 205 স্কোয়ার কিলোমিটার, মানে ওয়ান অফ দ্য স্মলেস্ট। ইনফ্যাক্ট কেউ যদি এর কম্পারিজন ইভেন একটা ভুবনেশ্বরের সাথেও পারে, ভুবনেশ্বর ইজ লাইক 8x টু ক্যালকাটা। তো ক্যালকাটা রেডিয়াস অনুযায়ী কেউ যদি লোকালয় দেখে খেলতে পারে, তার কিন্তু ব্যবসা একটা ভালো হতে পারে। तो कमिंग बैक टू मेगा कॉर्पोरेटेशन कब की, मतलब स्ट्रक्चर कब बैठा है आप? बहुत रिसेंटली ही, लास्ट 6 months में, मतलब पहले से थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है कि प्रोप्राइटरशिप में ही कितना स्ट्रक्चर कर सके, बट लास्ट 6 months में सिंस वी वर अबाउट टू गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, तो हमने काफी स्ट्रक्चर किया कंपनी को, मतलब सैलरीज विड्रॉ करना एंड कंप्लायंसेस को फॉलो करना, सारी चीजें लास्ट 6 months में शुरू हुई है। मैंने खुद को सैलरी देने लग गए तब। हाँ, कंपनी का जो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रही थी वो बंद हो गया। अभी मैं खुद के म्यूचुअल फंड में डालती हूँ। চলো, তো মেঘা ব্যবসা শুরু করেছিল 2018-তে, মানে ওর যা গ্রোথ হয়েছে সেটা একখানা মানে ফেয়ার স্টোরি টাইপের, ফেয়ারি টেল স্টোরি টাইপের। 2018-তে 18 লাখ। मेगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो डू स्टॉप मी इन बिटवीन, ठीक है? 2018-তে 18 লাখ, 2019-এ 36 লাখ, 2020-তে 80 লাখ, 2021-এ ডবল, রাইট? 1.6 কারোর, 2022-এ আরো ডবল, 2023-এ ডবল। আমি শুধু প্রেজিউম করে যাচ্ছি, মানে এটা কিন্তু সিম্পল ইন্টারেস্টের গ্রোথ না, মানে এটা কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্টের গ্রোথ। মনে করুন আপনার 100 হলো 200, 200 হলো 400, 400 হলো 800, 1600, 3200, 6400, 12800, एमनी टाइप। एनीवेज मेघा, मुझे भी काफी एक्साइटमेंट आ रहा है, क्योंकि मानो अभी तक तो मेरे हिसाब से मैं बोरिंग पॉडकास्ट ही कर रहा था, मैं सवाल पूछे जा रहा था, वो लोग आंसर अपने हिसाब से दे रहे थे, बट आपका जो ये अनलर्निंग का सफर रहा है, एकदम मानो शाहिद अफरीदी के स्पीड में, मानो डबल डबल डबल, छक्का 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 छक्का। तो अभी का क्या प्लान है ना? अपने अभी तो ये ऑन दी गो भी खोले, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू ओपन दैट स्टोर? So the main thing is, if I have to choose between tea and coffee, I will prefer coffee. The reason is I prefer experiences. But मेरे को अभी भी लगता है there are a lot of people in Calcutta and maybe anywhere else as well, जहाँ पे लोग कॉफी इसीलिए नहीं पीते because that is not at the same price point जहाँ आज हम लोग को चाय मिल रहा है इंडिया में। तो मेरे को कॉफी को accessible बनाना था, but in a way where मतलब people also get some experience. और मैंने चूज ही किया था सेक्टर 5 एरिया, कॉर्पोरेट एरिया में ही करना था मेरे को, बिकॉज आई नो देयर पीपल डोंट हैव द टाइम टू सिट, पीपल विल हैव देयर कॉफी, हैव देयर मील एंड मे बी इन 15 minutes दे विल वांट टू गो अवे। तो वही हो रहा है, आवर टेबल टर्न अराउंड टाइम इज एट मैक्स 20 minutes, 15 to 20 minutes. People come, have a snack, have a coffee and then they go. It's a 15-seater cafe. So that was the whole idea. People are getting the experience. The coffee prices are 150 rupees for a cappuccino, जहाँ पे एक एवरेज कैपेचिनो इज इजीली 250 रुपीज एनीवेयर। ऑन दी गो क्या है, आप अगर बोल सको? ऑन दी गो एज द नेम सजेस्ट, वो एक टेक अवे आउटलेट है जहाँ से आप डेजर्ट्स, कॉफी कुछ भी ले जा सकते हो। इट्स बेस्ड इन सेक्टर 5 कोलकाता एंड हम इससे टेक अवे कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करना चाहते हैं। तो मेघा, मानो इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, अभी तक इट्स बीन 7 years almost. So what's been the biggest learning for you till date? क्योंकि business is all about learnings. अपना जो गलतियां होती है,
हम लोग उनको अगर बेटर अप कर दे एंड जो चीज चले उनको अगर फाइन ट्यून कर दे तो वी ऑट टू बी बेटर देन प्रीवियस ईयर्स, राइट? तो आपके लिए अभी तक का अगर आप 1 2 3 या एक में ही बता सको कि सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा है आपके लिए, तो आप क्या बताओगे? आई थिंक जो चीज इनिशियली हम बहुत अंडर एस्टिमेट किए फॉर द फर्स्ट 2 years, कोविड के टाइम से मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग अबाउट बिजनेस इज नेटवर्क. मतलब उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है. आई बिलीव वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड दैट्स बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल. वरना मेरे फैमिली में या मेरे आसपास पहले कोई था ही नहीं बिजनेस सर्कल में, या फिर प्रोबेबली हु इज डूइंग द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. अभी मेरे को लगता है कि द बिगेस्ट लर्निंग इज लर्निंग फ्रॉम पीपल, एंड द मोर यू मीट पीपल इट इज बेटर फॉर यू एंड योर ओन बिजनेस. टाइम भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है, उनके लर्निंग से आपका सीख हो जाता है. एग्जैक्टली, जो वो लोग का एक्सपीरियंस है, जो उनने गलत किया मेरे को नहीं करना वो, एंड जो सही किया शायद आई कैन कॉपी द सेम. तो मानो 18 से अभी तक एवरी सिंगल ईयर आप प्रॉफिटेबल थे? हाँ, प्रॉफिटेबल थे हमेशा. पहले तो बहुत एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल थे, फिर धीरे धीरे मार्जिन कम हुए, बट देन प्रॉफिटेबल. मानो जितना आपका काम बढ़ रहा है अभी आपको लगता है कि यू शुड आल्सो हायर अ सीएफओ? हाँ, I have heard about it. I think I should, but I am still taking some more time. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को थोड़ा सस्टेनेबली ग्रो करना है, and I believe in investing in the right people, but at the same time I also believe in investing at the right time. मेरे को अभी भी लगता है कि थोड़ा और टाइम I can do it, उसके बाद शायद I'll hire. ব্যবসা যখন বড় হয়ে যায় মানে অনেকেই তো সিইওর কথা বলে, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, রাইট? বাট একটা কোম্পানি যখন বড় হয় তার সবচেয়ে বড় ইস্যু যেটা হতে পারে বা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সের. তো সিএফও বা চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারের একখানা রোল ইজ অফ প্রাইম ইম্পর্টেন্স, মানতে हो? हाँ, I think the first person who made me realize this is Ayush, and आपने ही उसको बोला था, मेगा नीड द सीएफओ. हाँ, क्योंकि मानो इट्स लाइक कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं देखते हैं कि हाँ चलो बिक रही है एंड वी गेट हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे कि वो हाथ में कितना पैसा रहे, उस पैसे को कितने अच्छे से रोटेट करके एक अच्छा सा रिटर्न ऑन कैपिटल बनाए, वही सब कुछ है. हाँ, वही मैंने बोला ना, लास्ट 6 मंथ से जो चीजें मैं इंटरनली फोकस कर रही हूँ वो यही है. मतलब स्ट्रक्चराइजिंग द कंपनी, मेकिंग द MIS, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. आई नेवर न्यू व्हाट EBITDA इज, बट आफ्टर गोइंग टू दी मीटिंग्स आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस. EBITDA क्या होता है, मतलब क्या मार्केट, टैम या टारगेट मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट. बहुत सारे नए नए टर्म्स मेरे को रोज सीखने को मिलते हैं. हाउ डज इट मैटर? बिन कुछ पूछे, बिन कुछ पता हुए आप 4 करोड़ सेल कर दिए. काफी लोगों को मेरे को बहुत शायद सारे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, बट मेरे को अपने कस्टमर्स का आइडिया है. सबको सब कुछ पता है, बट उनको सेल्स कैसे करना वो पता नहीं है जो आपको पता है. तो मेघा, मानो आप डाटा क्रंच करती हो. डाटा क्रंच मतलब कि कितने लोग मतलब अभी तक ऑर्डर दिए, उनका रिपीटेबिलिटी क्या है? हमारा पर क्वार्टर 65% रिपीट रेट. 65% should be one of the highest in the industry. So again, kudos to Megha. যে অনেক কিছু না জেনে বুঝে ব্যবসা শুরু করেছিল, এন্ড আমি বারবার বলবো মানে 4 কোটি টাকার ইয়ারলি ব্যবসা করা, যদিও মেয়েদের বা মহিলাদের বয়স বলা উচিত না, বাট মেঘা ইজ স্টিল ইন আর্লিয়েস্ট অফ 20s. তো ভাবুন যখন টিনেজার ছিল তখন একজন ব্যবসা স্টার্ট করে আজকের বয়স খুব একটা বেশি না, কিন্তু তারপরেও তেমন কিছু না জেনেও কলকাতা থেকে 4 কোটি টাকা ব্যবসা করছে, এন্ড বলছে যে কলকাতা বাকি স্টেট বা বাকি শহরের তুলনায় অনেক বেশি কন্ডুসিভ, রাইট? इन टर्म्स ऑफ अदर स्टेट्स जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुआ है कि मेरे को लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो मेरे को फेस हुआ है. यहाँ पे हिंदी इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे इंग्लिश इज एक्सेप्टेड, बाहर से उनका लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड. मतलब साउथ में मैं अभी ऑलमोस्ट 3 महीने से रह रही हूँ. साउथ मतलब हैदराबाद, मैंने बैंगलोर भी गई हूँ, मैं दिल्ली भी गई हूँ, एंड आई हैव नेवर फाउंड पीपल एज स्वीट एज पीपल आर इन कोलकाता. बिकॉज जब मैं चालू की थी, अगर लोग वैसे ही होते कि तुमको तो कुछ पता नहीं है, तब तो नहीं हो पाता. राइट, पीपल एनकरेज्ड यू, दे मोटिवेटेड यू. एग्जैक्टली. तो फंड रेजिंग आप कब की एंड क्यों की? बिकॉज अब मेरे को मेरा बिजनेस एक स्टेज पे आ गया वेयर आई वाज कॉन्फिडेंट कि नाउ आई कैन स्केल इट, एंड आई वाज आल्सो मेंटली रेडी फॉर इट. तो उसके लिए पैसा चाहिए, एंड आई हैड जस्ट रेज्ड अ लोन लास्ट ईयर, एंड आई न्यू रेजिंग लोन इज नॉट गोइंग लॉन्ग टर्म.
तो I needed funds, and of course I was introduced to this idea of fundraising through B. So I got one of my investors through B, and then I have other investors as well. So we raised our first round in December end only, And what was the valuation? 10 crores. And अभी आपका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है? Shareholding structure मतलब I hold majority, মেজরিটি উড বি পার্সেন্টেজ? approximately 90. 90 মানে ওর এখন 9 কোটি টাকার নেটওয়ার্ক। मतलब अच्छा लगता है सोच के कि मतलब मानो लोगों का जो वेल्थ है, ये आता है ना कि ये लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स, ये मुकेश अंबानी का इतना हो गया, वो रितेश अग्रवाल इज द यंगेस्ट बिलियनियर, इनका कैसे वैल्यूएशन होता है? कंपनी का वैल्यूएशन और इनका जो नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके हिसाब से आपका नेटवर्थ आज के दिन में 9 करोड़ है, खुशी मिलती है ये सोच के? कभी सोचे हो? नहीं, I don't think about money that much. मतलब not in terms of net worth at least. बट इट मोटिवेट्स, राइट? पता नहीं, I mean मेरे लिए कंपनी का सेल्स जब इंक्रीज होता है, that is the only motivating factor. ओके। अच्छा, कैलकाटा में वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड टिल डेट इज कि काफी लोग बिजनेस को लाइफस्टाइल बना दिए। मैं आऊंगा बाई लाइफस्टाइल, व्हाट आई मीन इज कि उनका मानो काबिलियत ऐसा है कि वो 50 करोड़ सेल कर सकते हैं, बट आलसी पान के कारण या कोई लेगेसी कारण या कुछ मे बी समवन टोल्ड मी समथिंग, या उनके दिमाग में कोई लोचा या मेंटल ब्लॉकेजेस है, दे आर हैप्पी डूइंग 5 करोड़। तो मतलब आपके हिसाब से आप जो अभी कर रही हो, इज इट अ बिजनेस बेस्ड आउट ऑफ लाइफस्टाइल या सच में बिजनेस या जिनको आप 50-100 करोड़ स्केल करना चाहती है? आई थिंक अगर ये बिजनेस बेस्ड ऑफ लाइफस्टाइल होता तो मैं डे वन पे जहां बिजनेस थी, आई वुड हैव बीन हैप्पी विद दैट बिकॉज आई वाज अर्निंग डिसेंट प्रॉफिट्स, बट आई वांटेड टू मेक अ ब्रांड व्हिच इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग एंड पीपल शुड नो अबाउट इट, एंड इसलिए आई थिंक इट्स अ लेगेसी बिजनेस दैट आई वांट टू क्रिएट. पीपल शुड नो अबाउट इट. इट माइट टेक सम टाइम, मे बी 10 साल 15 साल लगे कि लोग जाने, but then I'm not looking at a lifestyle business but just sustaining my own self. तो व्हाट इज द विजन लाइक कि मुझे 25 करोड़ करना है, 50 करोड़ सेल करना है? My vision is not in terms of just the sales. My vision is terms of the visibility कि कैलकाटा में रहे और भी अलग अलग स्टेट्स में रहे, because अभी भी I feel there is no pan India eggless cake brand. Okay. There are many bakeries which are doing eggless cakes, but there's no pan-India presence of any bakery which is just eggless. And I'm not saying eggless is a very much differentiator factor these days, but I feel abhi bhi bahut scope hai isme, and there is a lot of market gap where people can still enter. ওর একটা কথা দেখে আমার মনে পড়লো, বলছেন যে ইন্ডিয়াতে এখনো এগলেস বেকারি চেন কেকের নেই। আপনাদের জন্য একখানা এক্সারসাইজ হতে পারে। থিওব্রমা বলে একটা ব্র্যান্ড আছে, দুখানা পার্সি সিস্টার্স, টিনা অ্যান্ড ক্যানাস মিসমান। তো এনারা 2004-এ থিওব্রমা বেসিক্যালি মিনস দি ফুড অফ গড, ইটস আ গ্রিক ওয়ার্ড। তো থিওব্রমার স্টোরিটা দারুণ, অনেকের নাম জানে না। আজকের দিনে এদের 200+ আউটলেট আছে 30খানা শহরে, অ্যান্ড আমি এদের লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল নাম্বার দেখেছিলাম, দে আর অলমোস্ট হিটিং 500 কোটি টাকা। অ্যান্ড আজকের দিনে থিওব্রমার ফাউন্ডাররা ওদের হিসাবে ওরা দে আর মোর দ্যান স্যাটিসফাইড, দে আর প্ল্যানিং টু সেল দ্য বিজনেস। অ্যান্ড বিশ্বাস করুন, ওরা যে ভ্যালুয়েশনটা কোট করেছে বা আজকের দিনে যে ভ্যালুয়েশনের নেগোসিয়েশন চলছে, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 2500 crores। তো এমনি ধরনের লার্জ ক্যাশ এক্সিট কর্পোরেট ইন্ডিয়াতে বিরল। তো এটা একটা জিনিসই ভ্যালিডেট করছে যে কেকের বা পেস্ট্রির বা বেকারি চেনের একটা বড় মার্কেট আছে, एंड मेघा तारी कथा बोलছে। तो मेघा इन टर्म्स ऑफ मानो ये जो एगलेस चीज है, ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला कि एग के कारण टेस्ट में थोड़ा कमी है और कभी नहीं हुआ, या उनको पता ही नहीं है कि इसमें एग नहीं है? बहुत जन को कभी पता ही नहीं चला इसमें एग नहीं है, एंड अगर किसी को पता भी होता है, दे नेवर एक्चुअली पुट आउट अ डिफरेंस कि ये ऐसा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड इनफैक्ट मेरे सराउंडिंग में आई नो सो मेनी पीपल जो एगलेस केक्स ही खाते हैं। ओके। एक के शेल्फ मतलब ये जो आपके एगलेस केक्स हैं, इनके शेल्फ लाइफ कैसे हैं, क्या होंगे? इफ यू जस्ट आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन तो 4 to 5 days, बट हम लोग एक दिन के बाद नहीं बेचते, बिकॉज़ द फ्रेशनेस गोस अवे। हाँ, फ्रेशनेस गोस अवे, बट यू कैन कीप इट इन द फ्रिज एंड स्टिल हैव इट फॉर 4-5 days। तो वो लोग बेचते हैं मतलब? लोग बेचते ही होंगे। एंड आप क्या करती है उस चीज का? मेरा बचता ही नहीं है, मैं सेम डे मेरा बिक जाता है हमेशा से। वी कैलकुलेटेड इन दैट वे। हम लोग ओवर प्रोडक्शन करते ही नहीं है।
एंड मानो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, व्हीट है, सोया है, सेसमे एंड ऑल, मतलब काफी सारे चीजों में एलर्जन, मतलब जो एलर्जी पैदा करती है, राइट? ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है आपके साथ? हाँ, एक दो कस्टमर्स ने मुझे बोला है कि आपका केक खाने के बाद ऐसा हो गया, बट देन आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने उनको एडवाइस भी किया कि आर यू एलर्जिक टू ग्लूटेन और आर यू एलर्जिक टू लैक्टोज, इन दैट केस दिस इज हैपेंड, बट एज अ कंज्यूमर आई फील यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट केक हैज दीज प्रोडक्ट्स, सो इफ यू स्टिल हैविंग दैट, सो वाला चीज है. आई मीन वी आर ऑलरेडी एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन व्हिच आई फील एवरीवन नोज. तो मेघा, कमिंग बैक टू द बिजनेस, आपने मानो आपके जो वर्कशॉप्स होती है, यू हैव ट्रेन्ड सो मेनी, अगर कोई पूछना चाहे आपसे जो कैमरा के शायद पीछे है कि मुझे इस बिजनेस में आना है, तो मुझे कौन सा चीज पहले करना चाहिए, क्या बताओगी? कौन सा चीज पहले करना चाहिए? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज मेन्यू क्रिएशन. फर्स्ट फिगर आउट व्हाट प्रोडक्ट यू वांट टू मेक, क्या बेचना है, एंड व्हाट इज समथिंग दैट यू आर गुड एट मेकिंग. मतलब हर चीज जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो करना है. जो आप कर सकते हो, जैसे मैंने चालू किया था सिर्फ चॉकलेट ट्रूफल केक से, क्योंकि मेरे को वो इजी लगता था बनाना, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं था, फ्यू इंग्रेडिएंट्स, मिक्स इट ऑल, मेक इट, एंड आई हैड अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट घर पे, उससे बन जाता था. I would tell you why people would get enticed, just because the amount of money that you put in while you were starting the business, it was very minimal. तो बहुत सारे लोगों के पास में वो पैसा नहीं है, एंड काफी सारे लोग अपने बंगाल में क्राफ्टी है, दे आर पैशनेट अबाउट फूड्स, दे आर पैशनेट अबाउट केक्स, एंड मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे खासे केक बनाते भी है, बट उनको शायद आइडिया नहीं है कि मुझे केक, जैसे आपको पहले आइडिया नहीं था, राइट? ये मतलब चला आप देखे एंड प्रोबेबली कहीं पे कुछ हुआ, यूनिवर्स आके ये काम कर दिया आपके लिए. तो इस हिसाब से अगर कोई वापस आपसे व्यू मांगेगा कि मेघा, आई कैन मेक रियली रियली गुड डिलीशियस केक्स, आई वांट टू विन दिस बिजनेस, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट आई शुड बी केयरफुल अबाउट? I think when I started out, things were very easier. I'm not saying easy, but easier from what it is today. Abhi, In terms of compliances, okay, at that point of time GST was not necessary. License होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो it's not compulsory. A lot of things were not mandatory at that point of time. Abhi there are more things, more compliances that have come into play. There is more competition. Post COVID, the number of bakeries have just 10x, if not more. okay, And it's not, competition is good because the demand has also increased. because that expands the market, no? Exactly. Competition is good, but अगर कोई बोलेगा आज के टाइम पे एक चीज, so it is very difficult to say just one thing. For me, it could have been just one thing, that was the product. Now I feel there are multiple things जो आपको देखने पड़ेंगे. जैसे एक product तो definitely. Second, who you want to sell the product to, your target audience, because you might be making cakes, लेकिन आपको मास को बेचना है, प्रीमियम बना के बेचना है, what kind of product are you looking at, कस्टमाइज करके बेचना है, कैसे. सेकेंड इज द प्राइस पॉइंट, कस्टमर कौन किसको बेचोगे उस हिसाब से आप प्राइस पॉइंट डिसाइड कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली आपका ब्रांड आइडेंटिटी क्या होगा, सब चीज पहले से शुरू से चालू करना पड़ता है, बिकॉज वंस यू आर एंटरिंग द मार्केट, उसके बाद नहीं होता ये सब चीज. These 3-4 things, very small things, if you start in the in the initial stages, बाकी सब चीज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी ये सब बाद में होता रहेगा. I think these 3-4 things are very important. आपका कौन सा सेगमेंट है, प्रीमियम की मास? Something in between, because I think premium would be for the quality of products that I'm giving, premium would be approximately 12 to 1300 per pound minimum. And I am selling my products at approximately 600 per pound. आज के दिन में आपका hottest selling products क्या क्या होंगे? Cheesecakes are, मतलब people say that we make the best cheesecakes in the city. So cheesecake होगा, brownies है, cakes, of course there are a few flavors of cakes जो मैंने पहले शुरू किया था, chocolate truffle cakes that contributes to 25% of my overall sales. মেঘার সাথে কথা বলতে বলতে আমি নিজেই কনফিউজড, কারণ নিজেরও দু একটা ব্যবসা আছে, এন্ড যেগুলো আমাদের করতে বা কিছু নাম্বারস অ্যাচিভ করতে কাফি কষ্ট করতে হয়. তো মেঘা এখনো পর্যন্ত যা যা বললো, মানে যে ঝড়টা আমার উপর দিয়ে গেল, তাতে স্ট্রাগলস আমি কিছুই দেখতে পাইনি, বাট প্রিটি শিওর যে ইন্টারনাল স্ট্রাগলস কাফি থাকবে. বাট স্ট্রাগলস ছাড়াও আরো অনেক কিছু জিনিস বা অনেক কিছু মেট্রিক্স আছে যেগুলো আমার পার্সোনালি জানার আছে মেঘার থেকে, তো সেই নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো. তো মেঘা, কামিং ব্যাক টু ইয়োর বিজনেস, রাইট, সিন্স ইউ আর ইনটু ক্লাউড কিচেন, the reviews matters, Zomato reviews, Swiggy reviews, तो
अभी गिने हो कि अभी कितने रिव्यूज हुए आपके? हम लोग का इजीली अप्रोक्सीमेटली 20,000 रिव्यूज आर जस्ट ऑन जोमेटो ऑन स्वीगी. 20,000 रिव्यूज? हाँ. वाओ. एंड मतलब वो स्केल क्या है, मतलब 4.5 कितना होगा? हाँ, 4.3 to 4.6 के बीच में है हमारे सारे आउटलेट्स. सब ऑर्गेनिक ही तो है ना? सभी ऑर्गेनिक है. जोमेटो में इनऑर्गेनिक कहाँ होता है, आपको तो पता है. नहीं उतना भी पता नहीं है मुझे, क्योंकि 20,000 रिव्यूज नहीं है ना. मेरा बहुत पुराना बेकरी हो गया है, मतलब इट्स नाउ 6 years old, so we have organic customers and customers who have been ordering for us like महीने साल में 26th time this person is ordering, and we can see that data on Zomato. तो अभी आज के दिन में हाउ मेनी आउटलेट्स हैव यू? 4 outlets in Calcutta, and next week onwards we'll have a 5th outlet in Hyderabad. एंड डू यू मेजर, मानो जैसे हम लोग माने अभी तक काफी बार अब रिटरेटेड दिस कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल. इट्स नॉट द प्रॉफिट बट रिटर्न ऑन कैपिटल. आमतौर पे अगर हम लोग 100 रुपये बिजनेस में डाल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस कितना पैसे जनरेट कर रहे हैं वो आप मेजर कियो, बी इट योर क्लाउड किचन, बी इट योर ऑन दी गो स्टोर्स की आपका आरओसी क्या है? For the first year I would say कि first 2-3 years in fact कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, तो कुछ तो रिटर्न का जरूरत नहीं पड़ा. बट आफ्टर दैट व्हेन आई इन्वेस्टेड इट इज बिटवीन 1.5 years to 2 years that whatever you've invested it has come back to you. ओके. इसी लाइन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं क्लाउड किचन को बाजू में रखता हूं, मैं ये जो आपका जो आउटलेट्स है ऑन दी गो, इसका पे बैक पीरियड कितना होगा? मानो कि जो आप डाले हो कितने टाइम में आप वो वापस कर पाओगे? I think 1.5 years maximum. ओके. तो मतलब 1.5 years में आपका एक आउटलेट फ्री हो जाता है. एंड डू हैव सेट अ टारगेट कि मुझे इतने सारे आउटलेट्स खोलना है? नहीं, ऑनेस्टली अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया कि इतने सारे आउटलेट्स खोलने हैं. मेरा पहला नेक्स्ट 3 months टारगेट इज टू एक्सपीरियंस अ न्यू मार्केट, बिकॉज Calcutta market and South market or anywhere in India, markets are very different. In terms of acceptance to price, in terms of acceptance to taste, everything is very different. The audience is very different. So if I just base my business out of one city, I might be missing out on a lot of important factors जो शायद बिजनेस में कंसिडर करना है. अभी अगर मैं बोलूंगी कि मेरे बिजनेस का ROI इतना ही है, प्रॉफिट्स इतना ही है, शायद इट माइट बी फॉल्स बिकॉज द MRP इज स्टिल द सेम व्हेन आई एम सेलिंग इट समवेयर एल्स, बट कॉस्ट ज्यादा है. तो ROI मेरे को जनरेट करने के लिए पहले एक दूसरे मार्केट का एक्सपीरियंस भी चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड आउट इन हैदराबाद जस्ट फॉर द 3 months or 4 months व्हाटएवर आई विल टेक. एक नए सिटी में जहां मेरे को कोई नहीं जानता, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रिएट एन एक्सेप्टेंस एंड प्राइस वायबिलिटी या ROI किस टाइम में कितना दिन में निकलता है, सब समझ में आएगा. We can also call it POC, right? Proof of concept. कि एक स्टोर का अगर मैं देख लेता हूँ ठीक ठाक बैठता है तो मैं और 2-3-4 खोल लूंगा. ओके. तो जैसे आपके बिजनेस में 2 पहलू है, ये 2 मीडियम्स है, 2 साइड्स है, 2 एस्पेक्ट्स है, 2 वर्टिकल्स है. एक है हो गया कन्वेंशनल क्लाउड किचन, दूसरा हो गया आउटलेट. इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आप मेजर कियो कि कौन एक दूसरे से बेहतर कर रहा है? In terms of cloud kitchen, even the kind of model in physical outlet that I have, that will always need a back-end kitchen. My cloud kitchen acts as a separate kitchen in itself, a separate location in itself, as well as acting as a back-end kitchen for my physical store. That saves cost, right? हाँ, that saves my cost, and at the same time, the investment in cloud kitchen is very very low. Right. मतलब compared to a physical store that is 350 square feet, उसमें मेरा एट मैक्स मैं शायद 25, 30, 40 केक बेच पाऊंगी, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई एम सेंडिंग द केक देयर, राइट? बट एक क्लाउड किचन में देयर इज नो अपर लिमिट. वी हैव सोल्ड 500 केक्स इन अ सिंगल डे फ्रॉम वन किचन. सो प्रोडक्शन कैपेसिटी इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स एंड द होल थिंग इज हमारा इन्वेस्टमेंट इतना कम है तो ROI बहुत ज्यादा दिखता है. इट्स जस्ट दैट इफ यू टॉक अबाउट द टॉप लाइन देयर, सो इन टर्म्स ऑफ क्लाउड किचन the top line at this point of time when we have the awareness and accessibility of Swiggy and Zomato, तो टॉप लाइन क्लाउड किचन में ज्यादा है क्योंकि हम जैसे कस्टमर्स अगर है कैलकाटा में, हम लोग नहीं जाते केक खरीदने के लिए. वी ऑलवेज ऑर्डर ऑनलाइन, वी सेव आवर टाइम. ক্লাউড কিচেন আমি যেটা বললাম মানে আমার নলেজে none of the cloud kitchens are profitable. वो যদিও বলছে প্রফিট করে, तो मेगा क्या लगता है कि बाकी क्लाउड किचन्स क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? Honestly, it is very difficult to earn profits in cloud kitchen because
आपका एक सर्टेन कॉस्ट होता है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट कंपनीज आर पेइंग 27 प्लस ऑन स्विगी जोमेटो, 50 total in totality, right? जस्ट एज कमीशन 27 प्लस। उसके Right. बाद आपका जो टैक्सेस है ले ला के 32% हो जाता है, देन यू आर on an average running 7 to 9% of your product cost का advertisement expenses, then you have returns, damages, any XYZ cost, then sharing में जाता है पैसा, आपका overall 50% is a take away that Swiggy Zomato takes. उसके बाद you have to figure out your food cost, उसके बाद you have to figure out your operations and overhead जितना भी है. So food cost easily for any business is minimum 25 to 35% is what I believe. তো 75% gross margins. ও যেটা বলছে অনেকে ভাবতে পারে যে ফুড ব্যবসা ইজ ভেরি ইজি। ও জোম্যাটো সুইগি কিন্তু ইন টোটালিটি 50% আপনার নিয়ে নেবে। আপনার ফুডের আউটলেট থেকে বা স্টোর থেকে যদি 100 টাকা সেলস হয়, জোম্যাটো সুইগি 50 টাকা আগেই কেটে নেবে। তো মনে করুন আপনার ফুডের কস্ট যদি 50 হয়, আপনি তখনই লস মেকিং হয়ে যাবে। তো আপনার ফুডের কস্ট ও যেটা বলছে যদি 25 হয়, মানে 100 টাকা সেলস হলো, জোম্যাটো সুইগি 50 টাকা নিয়ে নিল, 25 টাকা হচ্ছে আপনার কস্ট অফ গুডস, তাহলে আপনার কাছে 25 টাকা থাকবে। তারপরে আউটলেটের কি রেন্ট আছে, কি ফিক্সড কস্ট আছে, সেটা যদি আপনি ভালোভাবে খেলতে পারেন, ও যেটা খেলছে, তাহলেই আপনি প্রফিট করবেন। ऐसा ही है ना? हाँ, मतलब अब अगर 50% तो फिक्स चला गया, उसके बाद यू नो कि आपका फिक्स कॉस्ट इतना है, फूड कॉस्ट 30% है, 80% तो इज फिक्स्ड ओनली ऑन वट एवर आई एम सेलिंग, 80% आई हैव टू बेयर. Now I can play on the remaining 20% based on the volumes. So that is how you can earn overall profits. Right. तो जैसे आप मुझे पहले बताएं कि ताकि आप गलतियां ना करो, आप दूसरे से सीखने की कोशिश करते हो, तो आपके बिजनेस आइडल्स भी होंगे? Many people. I don't think there's just one person. नाम बताइए। मतलब of my own age, the most ideal person in terms of hard work या scratch से शुरू किया, मेरे को आयुषी लगता है, and I always say that, you know, आज maybe I was never interested in raising investment. I was always against it, if you ask him. But after meeting him, I got convinced कि no, it is not entirely a bad idea, and governance is not the only thing that matters. Where a company goes is also what matters. Secondly, I feel आयुष का एक और नेचर है दैट ही हेल्प्स पीपल, एंड बाय हेल्पिंग आई मीन उसको ये फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज ही एक्चुअली शेयरिंग विद पीपल, एंड ही इज ओके विद इट. सेल्फलेस नहीं बोलेंगे, बट व्हाटएवर इट इज, मतलब ही इज ओके टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं सोचेगा पीपल विल कॉपी मी. ओके. सेकंड थिंग इज people who actually get into the depth of business and understand, people who are very passionate about business. There are very few people जो कर रहे होते हैं, they are only doing it to earn money, or they are doing it out of passion. So there are many people, I cannot name one of them, who are very passionate about their business, may not be having a very big business, but I like those people in business because actually they are actually doing true to something. तो मानो मेरे दिमाग में बस सारा दिन मैट्रिक्स ही चलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक बेकरी का स्टोर खोलूं, तो क्या क्या फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट होगा फ्रॉम डे वन? फिक्स कॉस्ट अगर आप क्लाउड किचन के हिसाब से बोलोगे, मुझे अगर एक ऑन दी गो जैसे एक स्टोर मुझे खोलना है, तो व्हाट वुड बी माय मंथली फिक्स कॉस्ट? अगर मैं सिर्फ मंथली फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करूंगी तो आपका रेंटल्स, आपका सैलरीज, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट. अगर एक 15 सीटर हम ले, 15 सीटर ऑन एन एवरेज अगर 350 स्क्वायर फीट भी होता है, इफ यू हैव अ फ्रंटेज, गुड फ्रंटेज, कैन बी इजीली 60 to 80,000 in rent in Calcutta. 80,000 मानो पकड़ लिए. हाँ. कितने लोग लगेगा मुझे, कितना एम्प्लॉइज लगेगा? 4 to 5, because we are selling products जो बैकएंड से बन के आता है लेकिन असेंबल नहीं होता, and we are trying to serve fresh products. Okay, 4 to 5 का क्यूमुलेटिव कितना होगा कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट? Could go between 60 to 75,000. 80 plus 70, 1.5 लाख हो गया. और क्या क्या कॉस्ट होगा? Electricity, maintenance, you could have your municipality का fixed cost, anything like that. मतलब I consider 1,60,000 as the fixed cost of my outlet. Okay, so अगर मुझे ऑन दी गो जैसे आउटलेट खोल के मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे कितना सेल्स चाहिए होगा? इजीली अगर आप 30% को फिक्स कॉस्ट मानते हो और आप जोमेटो स्विगी के सेल्स को एक्सक्लूड कर देते हो जस्ट फॉर अ मोमेंट, यू हैव टू डू एन ऑफलाइन सेल्स ऑफ 4.5 lakhs टू बी प्रॉफिटेबल.
ओके एंड इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट, इफ आई एड अप जोमेटो एंड स्विगी, फिर क्या हिसाब होगा? Zomato, Swiggy में I look at Zomato and Swiggy more as a marketing tool than a जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल, राइट? कि Yeah. लोग आते हैं बस मार्केटिंग के लिए. than a profit earning tool. मतलब Gives you visibility. it gives you visibility and it gives people who are buying from you a point of convenience, because at this point of time I don't think there are many people who would want to go out and order. Now is a more of convenient point of view market. As we are any day I need a chips packet, I need a coffee, I need anything, matches ka dibba also, I only order from Swiggy Instamart, or likewise we never step out, and that is how people look at food nowadays. And given a bakery product, bakery is not a product ki aate aate thanda ho jayega, so people don't really care if they're going out to it or they're ordering in, unless they have to add on an experience. Okay, humans are pretty dicey in nature, you know. मानो उनका जो टेस्ट बर्ड्स है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? चेंज होते होते सर्वे करते हो आपकी, कैसे करते हो? सर्वे डेफिनेटली, मतलब आई माई सेल्फ इज अ बिग टाइम फूड एंथुजियास्ट, आई ऑलवेज से, मतलब if Calcutta में 350 cafes, I try and visit all of them. Wherever I'm going, I try and visit all of the cafes, and that is because I want to understand what's going on in the market, price point क्या है, क्या लोग खा रहे हैं, क्या कैसा टेस्ट हो रहा है. I adapt my own taste as well. तो ग्राउंड सर्वे आपके हिसाब से वो काम कर देती है आपके लिए? हाँ, one of that. फिर social media is again a very relevant point. Then I keep meeting people in this industry जो obviously insight देता है. एक डिबेट है, डिबेट में नहीं बोलूंगा, काफी लोग लेते हैं, काफी लोग नहीं लेते हैं. मानो अपने पॉडकास्ट में भी काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी इसके बारे में काफी कहा है रिगार्डिंग अ फाउंडर ऑनबोर्डिंग अ को-फाउंडर. इसमें आपका कुछ राय है, मानना है कुछ? I don't really mind onboarding a co-founder, but I just need somebody who syncs with my idea. मतलब not somebody who's just getting in because he wants to earn a certain amount of money or maybe in future, but somebody who's actually passionate about creating a brand. क्योंकि when I have started this brand, I am not sure who will that be जो enter करेगा with the same vision that I have for the brand that I have created. Okay, so you are open to onboarding a co-founder provided you people synchronize and you Yes. both have the same ideologies. Yes, And who knows, maybe he or she can be the CFO that you are looking for. maybe. I mean, I'm always in search of that, but कभी आज तक I have not met a person who has the same ideologies. तो इन टर्म्स ऑफ मानो काफी लोग बोलते हैं कि दे आर बिलीवर्स ऑफ हार्ड वर्क, काफी लोग बोलते हैं कि वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं. अगर इन दोनों में से आपको चुनना है, आप किस टाइप के हो? Both, but I always keep hard work over smart work. तो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हो? हाँ, hard work is really very important, and hard work has no end कि इतना hard work करना है. जितना करो is not enough. Like where you want it, only you know where you want your bakery or probably your brand to be. Right. In terms of entrepreneurship, right? How different is this from our normal lifestyle? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि लास्ट दिन we did Influcon का podcast and my last question was कि मान लो कि अगर कोई आपके पास आए and he or she ask you कि मेगा I want to be an entrepreneur, तो मुझे मतलब how do I judge myself कि I'm a competent entrepreneur, कि मुझे करना ही है? आप क्या बोलोगे? I think when you're an entrepreneur, entrepreneurship is your lifestyle. It's not anything different. मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं इतना ही घंटा काम करूंगा फिर मैं ये करने जाऊंगा, मैं वो करूंगा. You know what is important and you know how to prioritize that. Like this is my lifestyle and this is what I want to do. How that has been done, you're not prioritizing anything else. This journey is your lifestyle. So this becomes your passion, this becomes your entertainment. Everything. Okay. Meanwhile, you can do any other thing, but then the focus remains here. You cannot call it a work-life balance. It doesn't happen. So what motivates you? Just the vision that I was talking about. That मेरे को ये brand चाहिए यहाँ पे, and I want the visibility. I want this name to be there. Maybe not immediately, but eventually. And ऐसा ख्याल आता है कि someday इतना skill हो गया, जैसे मैं थियो ब्राह्मा के बारे में कह रहा था. I have never planned to exit as of now. Emotional attachment ऐसा कुछ है? हाँ, of course, because it's your baby, right? Yeah, it's my baby, and not just because of that, but जिस तरह से शुरू हुआ था से अभी तक. Accidental entrepreneurship. हाँ, accidental. Right.
উইমেন এন্টারপ্রেনার আমাদের দেশে আমি জানি না অমনি ভাবে সেলিব্রেটেড হয় না কেন, বাট যদি আমরা ইনফ্যাক্ট মামা আর্থ রাইট, গাজাল আলাগ হোক, মোবিকুইকের উপাসনার টাকু হোক, তারপরে দেয়ার এ কোম্পানি কল্ড মিসেস বেক্টার্স, কেএফসি ওদের, ম্যাকডোনাল্ডস ওদের সস দেয়। ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট কোম্পানি, অলমোস্ট 10,000 কোটি টাকার কোম্পানি। যারা পড়তে ইচ্ছুক প্লিজ রিড অ্যাবাউট রজনী বেক্টার। एंड there's मेघा। तो मेघा, अगर मैं आपसे पूछूं 10, 15, 20 years down the line, where do you see yourself? I have not thought that far. Maybe 2 years down the line, I've just seen my bakery to be somewhere. I have not seen where I am in the bakery. And for sure, it's not just about the bakery. My personal life, I feel whatever impact I can create to the people around me by maybe influencing them कि मैं शायद कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, या maybe whatever network or whatever circle that I'm a part of, I can introduce you to that. These little things are a part of my journey that I want to inculcate in the next few years. तो मेघा, अभी आपको सामने देखना है कैमरा का, एंड आपको बोलना है उन लोगों को जो लैंड ऑफ केक से केक ऑर्डर करना चाहता है या ऑन दी गो आउटलेट में जाके वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? वो सामने देख के बताओ। I think you can just try it once and you'll be regular. तो आप लैंड ऑफ केक से ऑर्डर करिए. इट्स ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM to 12 at night. Every product is eggless, so you don't have to worry about your dietary restrictions. And On The Go is available at your workplace in Sector 5. So whenever you want to just go for a quick break, it's always there. Are you offering any franchises? Not yet, but maybe in plans? future. Once I understand the model, then. রাইট। তো মোটামুটি একটা 3বার এই নিয়ে বলছি, হয়তো আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল, বাট খুব ভালো লাগলো মেঘার সাথে কথা বলে। মানে মেয়েরা কোনো অংশে ছেলেদের থেকে কম নয়। আমি এতদিন পর্যন্ত 1, 2, 3 কোটি টাকা টার্নওভারের কথা বলছিলাম, ও ঝড়ের গতিতে 4 কোটি টাকার টার্নওভার অ্যাচিভ করেছে 100% CAGR বা 100% কম্পাউন্ডিং স্পিডে। আমাদের লার্নিং কি হলো, যে আগেন সেম যে কথাটা আমি বারবার বলতে থাকি, যে কলকাতাতেও ব্যবসা আছে, কলকাতাতেও অনেক কিছু হতে পারে। অ্যান্ড যে স্ট্যাটসটা আমি প্রথমে এসেই বললাম, যে ইন টার্মস অফ উইমেন অন্টারপ্রেনার্স বা ইন টার্মস অফ উইমেন অন্টারপ্রেনারশিপ আমাদের র্যাঙ্ক নাম্বার 1 বা 23.4% মহিলা অন্টারপ্রেনার আছে বাস আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, which is almost 1/4 of our nation, right? तो ছেলে হোক কি মেয়ে হোক, পুরুষ হোক কি মহিলা হোক, কলকাতাতে বিজনেস অপরচুনিটিজ আর আনলিমিটেড। মেঘা ইজ জাস্ট ইন হার 20s, শি ইজ ডুইং সো গুড। ও যদি পারে আপনারাও পারবেন। তো তাই যদি ব্যবসা করতে হয়, জানুন, শুনুন, অবজার্ভ করুন, দেখুন আর লেগে পড়ুন। আমরা সবাই মিলে যদি এই কাজটা একসাথে করতে পারি, বিজনেস এমনি ফ্লারিশ হবে, অ্যান্ড নেক্সট 5-10 বছরে কলকাতার আজকের যা র্যাঙ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে। আজকের জন্য এতটুকুই। আমি আগেন নেক্সট উইক আসবো ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটিস কে নিয়ে। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা।